गाड़ियां हैं, देखिए, जिसको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से हरी झंडी दिखाया जा रहा है। एआई के तकनीक से ये गाड़ियां बनाई गई हैं। सम्राट चौधरी ने बिहार को ये बड़ी सौगात दी है। तो 80 हाईटेक गाड़ियों को हरी झंडी सम्राट चौधरी की तरफ से दिखाया जा रहा है, जिससे कि कहीं भी अगर आग लगती है तो आग को जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जाए। उसके लिए ये 80 हाईटेक गाड़ियां बनाई गई हैं और इसका उद्घाटन सम्राट चौधरी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें हैं? 80 हाईटेक गाड़ियों का उद्घाटन सम्राट चौधरी की तरफ से किया जा रहा है, क्या जानकारी, अपडेट क्या? देखिए, उनके अलावा डीजी फायर जो है शोभा उत्कर हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव दीपक कुमार हैं, उनके साथ साथ जो है यहाँ इस मंच पे जो है अपर गृह सचिव जो हैं अरविंद चौधरी हैं। तमाम जो लोग हैं वो इन अत्याधुनिक 80 वाहन जो हैं, जिसमें से 36 जो है स्कॉर्पियो है और 17 जो है हाइड्रोलिक वाहन है। उसके अलावा दमकल की गाड़ियां जो हैं, इनकी संख्या लगभग 21 बताई जा रही है। तो इस तरह से जो है नए वाहन आज फायर विभाग को जो है वो सपोर्ट किया है मुख्यमंत्री ने, और ये पूरे तौर पे नई जो तकनीक है उससे लैस ये वाहन जो है वो बेंगलुरु से मंगाए गए हैं और यहाँ पे इनका लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। एक एक करके ये सभी जो गाड़ियां हैं उनके जो पायलट हैं वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के कई जिले जो हैं जहाँ पे इन्हें भेजा जाएगा, खास तौर पे जो बड़ी जिले हैं वहाँ पे जो हाइड्रोलिक वाहन है, प्लेटफॉर्म जो है वो पटना में, उसके अलावा गया में, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये जो बड़े जिले हैं जहाँ पे बेस की बहुमंजिले इमारतें जो हैं उनका निर्माण तेजी से चल रहा है, वहाँ भेजे जाएंगे। उनके अलावा उनसे जो छोटे वाहन हैं उनको दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बदला हुआ जो स्वरूप है अग्निशमन विभाग का वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि एआई तकनीक के माध्यम से जो है वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और उस कंट्रोल रूम के जरिए जो है बिल्कुल एआई तकनीक का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कमांड एंड कंट्रोल भी एआई से होगा, ये भी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कमांड एंड कंट्रोल एआई के माध्यम से किया जाएगा और इन सभी वाहनों के जो पायलट हैं उनको भी इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। तमाम जो जिले हैं, चूंकि एआई कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो पटना में रखा गया है, जो लोदीपुर है फायर सर्विसेज का मुख्यालय वहाँ पे रखा गया है, और उसके अलावा तमाम जो जिले हैं जहाँ पे कार्यालय हैं उससे उस कंट्रोल रूम को जोड़ा गया है। तो कहीं भी अगर बड़ी आग लगने की घटना होती है तो इसकी तत्कालिक जानकारी जो है वो इस कमांड एंड कंट्रोल रूम को होगा। वहाँ पे कितने कर्मी गए हैं और किस तरह से आग का जो है वो क्या स्वरूप है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब और आग ये लगती तस्वीर है बदलती तो बिहार की तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं। और आज सम्राट चौधरी ने 80 हाईटेक अग्निशमन गाड़ियों का उद्घाटन किया है और आने वाले बिहार के विकास में इसकी अहम भूमिका होगी। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। बता दें आपको कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक्शन हुआ है। राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर गाज गिरी है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये कार्रवाई की। धर्मेंद्र कुमार को किया गया है निलंबित, तो काम में लापरवाही के आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राजस्व विभाग में लापरवाही की शिकायत लगातार क्यों सामने आ रही है, क्या कार्रवाई हुई है और अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मामला सामने आया है जब राजस्व पदाधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई की है, और खास तौर पर जब एक बार मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार हुआ और उसमें जब दिलीप जायसवाल को भूमि राजस्व विभाग का मंत्री बनाया गया, उस वक्त ही मंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि काम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी, और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया विभाग में। और ये कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो गई है। कुढ़नी के जो राजस्व पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उनको निलंबित किया गया है, और साथ ही साथ और प्रशासनिक और जो विभागीय कार्रवाई है वो भी
करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए पत्र भी लिख दिया गया है। मतलब साफ है सरकार का, क्योंकि 2 से 3 महीने तक हड़ताल चला भूमि एवं राजस्व विभाग में, और अब जब सभी कर्मचारी जब काम पर लौट गए हैं तो उन्हें मुस्तैदी के साथ काम करना होगा, क्योंकि काफी बैकलॉग है। और ऐसी परिस्थिति में जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनके खिलाफ गड़बड़ी और काम में ढिलाई बरतने का आरोप है, उन लोगों को चिन्हित कर उन पर उन्हें निलंबित करने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से बार बार शिकायतें आ रही है, लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, क्या इस कार्रवाई के बाद अन्य लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी? बिल्कुल, देखिए बाकी जो पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं उनको कहीं न कहीं अब इन चीजों को समझना होगा कि एक बार फिर सरकार की गठन हुई है और सरकार ने जो पॉलिसी जो अपनाई है उस पॉलिसी के तहत काम करना होगा पदाधिकारियों को, क्योंकि खास करके भूमि राजस्व विभाग की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक गड़बड़ियां और लोगों की समस्या इससे जुड़े मामले जो है इस विभाग में है। और खास तौर पर हम देखें अंचल, बिल्कुल एक आखिरी सवाल है कि जमीन और राजस्व से जुड़े मामले में देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होता है? बिल्कुल, देखिए जो पदाधिकारी हैं और कहीं न कहीं विभाग से जो काम कर रहे हैं वो जिम्मेवार सीधे तौर पर वही लोग हैं, और ऐसे लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। और एक बड़ी कार्रवाई कुढ़नी के राजस्व अधिकारी पर हुई है, उन्हें तत्काल निलंबित किया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में उन लोगों के लिए भी चेतावनी, जो काम नहीं कर रहे हैं या गड़बड़ी कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो काम नहीं करेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए अमित। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए 3 दिन पहले ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने और पेंडिंग काम को निपटाने के निर्देश दिए थे। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, वो काम पर लौट चुके हैं और इस 3 महीने की हड़ताल के दौरान जो काम लंबित हुआ उसकी भरपाई भी अब इन्हीं ही अधिकारियों को, कर्मचारियों को करनी पड़ेगी। सभी को दिन रात ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया गया है दिलीप जायसवाल की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन पहले ही ये निर्देश दिया गया था, अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना होगा। हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर थे और जिस कारण करीब 25 लाख से ज्यादा आवेदन पूरे बिहार के अंदर आम लोगों का पेंडिंग हो गया है। अभी सभी हड़ताल समाप्त हो गए और जो हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी एसोसिएशन है उनसे मेरी स्पष्ट बात हो गई और सभी लोग काम पर लौट गए और काम शुरू भी कर दिए। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि चूंकि आप हड़ताल पर रहने के कारण लाखों आवेदन पेंडिंग हो गए हैं, इसीलिए आप सुबह से लेकर रात तक काम करें, ईमानदारी से काम करें और राजस्व विभाग के ऊपर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता है, मैंने स्पष्ट संदेश दिया है कि मंत्री ईमानदारी से काम करेगा और जब मंत्री ईमानदारी से काम करेगा तो पदाधिकारी और कर्मचारी को भी अपने आदत में सुधार लाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। यह कैंसर के रोग के तरह भ्रष्टाचार जो होता है लोगों के दिल में समाता है, इसीलिए इसका धीरे धीरे एंटीबायोटिक से इलाज शुरू हो गया है और हमें लगता है कि हमारा प्रयास जारी रहेगा। देखिए बिहार में पुलिस अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। अपराध को नियंत्रण में करने के लिए लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए पटना में भी एनकाउंटर हुआ है, 2 जगहों पर एनकाउंटर किया गया और ये खबर तेजी से फैल रही है। बिहार में आज जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें ये पता चला कि पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 जगहों पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, पटना और सिवान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटना की, जहां शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ है और
पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। तभी अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी। अपराधी संदीप उर्फ बादल के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल अपराधी को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक अन्य अपराधी प्रिंस कुमार को भी गिरफ्तार किया है। 13 मई को अपराधियों ने, आपको बता दें कि भगवत नगर थाना क्षेत्र में लूट पाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, इसमें सुबह में जो व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे छिनतई के क्रम में गोली चला दिया था, जिसमें उनका इलाज हुआ और वो भी स्वास्थ्य रिकवरी कर रहे हैं। इसी क्रम में जब पुलिस की टीम बनाई गई थी और जो घटना करने वाले लोगों पे पहचान करने की कोशिश की जा रही थी, इसी टीम के द्वारा इनको इनपुट मिला और जो घटना करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उसी में रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी करने के क्रम में जो घटना में सम्मिलित 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे, उनका हथियार था। पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है जाके। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल्ड फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति सम्मिलित था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो भी रिकवर कर लिया गया। तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब एनकाउंटर कर रही है। यूपी में जिस तरीके से योगी मॉडल के तहत एनकाउंटर किया जा रहा था, बिहार में भी उसी तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, जहां जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना IGIMS रेफर कर दिया। सिवान एसपी ने बताया है कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सिवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ बदमाश मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहां पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रही पुलिस की, तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि इसमें और जितने लोग आरोपी हैं, उसे बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो देखिए, बिहार में जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहा है, अब इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सियासी गलियारे से अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपराधी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन बख्शा भी नहीं जाएगा। क्या कुछ और कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। पुलिस को खुली छूट दी गई है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पुलिस को कहा है, कहीं अपराध की घटना होती है उसको जवाब मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं, कोई भी अपराधी घटना करता है तो उसको जवाब भी मिल रहा है। जिस स्तर पर गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, किसी हालत में भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 0 टॉलरेंस की नीति है। और आप देखिए, लगातार सुल्तानगंज हो, सिवान हो, पुनः सिवान में हो, फिर आज पटना हो, कोई भी अपराधी को और पुलिस को स्पष्ट संदेश, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। तो लगातार हो रहे एनकाउंटर की खबरों के बाद अब मंत्री संतोष सुमन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून की सरकार है और जो भी अपराध करेंगे उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है संतोष सुमन ने, आपको सुनाते हैं। बिहार में कानून की सरकार है और जो भी शांति बहाल में भंग करेगा और जो भी इस तरह के दुस्साहस करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अपराधी का मनोबल अगर डाउन होगा तो शांति होगी। और हम समझते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। कोई भी इस तरह का दुस्साहस करेंगे उनको इसी तरह से दंडित किया जाएगा। तो वहीं एलजेपी-आरबी के सांसद अरुण भारती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था को भंग करेगा और कानून व्यवस्था पर वार करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।
आपराधिक कृत्य करेंगे और उसके बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी ये करेंगे तो पुलिस के इसके साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई है कर रही है। और इसी बीच देखिए भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां लोगों से भरी नाव बीच में ही फंस जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। नाव पर सवार लोगों में दहशत का माहौल। नाव पर 45 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट आ रही थी नाव। बीच गंगा में इंजन बंद हो गया और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। भागलपुर से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रही है, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीच गंगा में नाव खराब हो जाती है। बताया जा रहा है कि इंजन बंद हो गया, जिसके बाद जो 45 यात्री उस पर सवार थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट ये नाव जा रही थी और बीच में ही नाव खराब हो जाती है। हालांकि मौके पर तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने सफल रेस्क्यू किया है। लोगों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर काफी ज्यादा भयावह है। देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है और लोगों को रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। तो देखिए अभी 16 मई को ही इसी घाट से गंगा नदी की अगर हम बात कर लें तो लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। 16 मई को अभी इसी घाट से गंगा में नाव चलते ही इंजन बंद हो गया था और आज फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है। जाहिर है कि 3 दिन के भीतर 2 ऐसी घटना ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की गई। अब इसे ही लेकर के एक नई पहल की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा की पहल की जा रही है। पटना में अब जो सरकार है वो काफी सजग हो चुकी है। ऐसे में बिहार सरकार ने सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बसों को झंडा दिखा करके रवाना किया है। अब सचिवालय कर्मी विशेष इलेक्ट्रिक बस और पिंक बस से सफर कर सकेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और साथ ही निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम होगा। पेट्रोल डीजल की बचत भी होगी। तो ये पहल इसी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत की जा सके। इस पहल को पर्यावरण के लिए भी बेहतर कदम बताया जा रहा है। और देखिए सीतामढ़ी से एक खबर सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है। आपको बता दें जहां आर्थिक तंगी और फाइनेंस कंपनी के दबाव से परेशान युवक सतेंद्र भगत ने गुस्से में अपनी ही बाइक तोड़ दी। बताया जा रहा है कि युवक ने लोन लेकर के बाइक खरीदी थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात के कारण समय पर किस्त नहीं चुका सका। आरोप यह भी है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मी लगातार दबाव बना रहे थे। घटना के दौरान युवक की पत्नी उसे रोकती रही, लेकिन उसने बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। और देखिए इसी बीच एक नवादा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मवेशी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पिकअप वैन से 8 गाय बरामद किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। NH20 खर्राटा मोड़ के पास पकड़ा गया है। कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था इसे। तो बड़ी खबर आपको नवादा से बताएं, मवेशी को बिहार शरीफ लाया जा रहा था। मवेशी के साथ 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी बीच देखिए लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली है। आपको बता दें कि छपरा से गोमती नगर तक चलने वाली गोमती नगर एक्सप्रेस में एक महिला की लाश मिली है। ट्रेन में महिला की सिरकटी लाश मिली है। महिला की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। स्लीपर कोच
S1 में लाश मिली है। बताया जा रहा है कि रूटीन चेकिंग के दौरान कोच में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बॉक्स में महिला की सिर कटी लाश को धर लिया गया। बैग में कटे हुए हाथ पैर भी मिले हैं। आपको बता दें कि चारबाग रेलवे स्टेशन के थाना जीआरपी ने एफआईआर दर्ज भी की है और साथ ही मामले में जीआरपी ने जांच तेज कर दी है। 3 टीम का गठन भी किया गया। करीब 20 स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि शव ट्रेन में कहां और किसने रखा इसका पता लगाया जा सके। मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शव है किसकी। तो पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। गोमती नगर तक चलने वाली गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला की लाश मिली। बॉक्स को और बैग को खोला गया तो बॉक्स के अंदर एक डेड बॉडी जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, और हाथ पैर जो कि अलग पॉलीथीन में और बॉडी पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में थी। हाथ और पैक करके बैग में रखे हुए थे। जिसको यह एक महिला का शव है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास है। इसे नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस में चूँकि 100 का सर नहीं था इसलिए इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है।